कैसे कह दूँ थक गई हूँ मैं, न जाने किन किन का हौसला हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, भाई दूज की अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज इस पवित्र त्यौहार को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, क्योंकि एक डाल के वो फूल जो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग जिम्मेदारियाँ निभाने लगते हैं। कभी हम एक साथ बैठ कर के लड़ झगड़ के खाया करते थे, लड़ झगड़ के पढ़ा करते थे, साथ साथ एक साथ घूमने जाते थे। ये अटूट बंधन बिखर कर के भी रिश्ते को बनाए रखता है। बड़ी बहन का एक अपना दायित्व होता है। बड़ी बहन अपने छोटे भाइयों को न जाने क्यों एक माँ जैसा एक जिम्मेदारी का निर्वाह करती है। छोटे भाई बहन उसे उतना ही सम्मान और प्यार से नवाजते हैं। एक अटूट बंधन है, अलग रह कर के भी एक दूसरे के लिए शुभ सोचना और उनके लिए कुछ करना, ये उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है। गरीबी हो, अमीरी हो, कोई भी किसी भी तरह की स्थिति हो, दूर हो या पास हो, एक कुछ ऐसे दिन बनाए गए हैं जिसमें भाई बहन एक दूसरे को याद करते ही करते हैं। चाहे संबंध अच्छे रहे हों या अच्छे ना हों, तो भी उस दिन बहन याद आती ही है, भाई याद आता ही है। बड़ा अनमोल रिश्ता है ये। काश हम इस रिश्ते को समझते और इसको निभाते चले जाते। दोस्तों, माता पिता के सानिध्य में रहकर जिस प्रगाढ़ रिश्ते को हमने जिया, उससे माता पिता के लिए वो संजीवनी का काम करता है। आज वो वृद्ध हो गए हैं, लेकिन आज भी वो चाहते हैं कि भाई बहन मिलकर एक साथ ही थाली में खाए, एक साथ एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें। एक बहन अपने ससुराल में है और भाई अपने घर में है, उसके शादी की तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में वो लड़की देखी जा रही है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं दीदी को लेने जा रहा हूँ, दीदी के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अभी क्यों जा रहे हो, शादी को तो अभी बहुत टाइम है। बोले नहीं, मुझे जाना है, मुझे याद आ रही है। बोले उसको मत बुलाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी है, कई बार विवाद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा रिश्तेदारों में हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा फिर भी माँ, बहन तो बहन ही है। और उसके बाद वो मिलने चला गया। जब वो मिलने के लिए गया तो वहाँ पर उसे रास्ते में बहुत सारे व्यवधान मिले। एक जगह शेर मिला, एक जगह सांप मिला, एक जगह बुज़ुर्ग महिला मिली, और सभी ने उसे ये कहा कि आपका अंतिम दिन है, ये रक्षाबंधन के भाई दूज के पहले आप ख़त्म हो जाएंगे। उसने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपनी बहन से मिलाऊं, इतना निवेदन करता हूं। तो शेर ने कहा कि तुम मुझे कुछ खाने को दो। उसने खाने की व्यवस्था की। फिर सांप आया, सांप से भी उसने वही प्रॉमिस किया कि मैं जब लौट कर आऊँगा तो तुम मुझे डस लेना। इसके बाद फिर आगे बढ़ता है। एक बुज़ुर्ग महिला रोकती है, तो उन्होंने कहा नदी पार कर रहा है, तो वो नदी के पास जाता है तो उसको रोकती है, कहती है ये मैं काल हूँ तुम्हारा और मैं तुम्हें लेने आई हूँ। भाई ने वही चीज़ दोहराई कि मैं लौट कर आऊँ, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। इसके बाद मुझे लेते जाना, आप मेरे काल हैं, मेरी मौत को पहरेदार हैं, मौत के साथ आप लेना चाहती हैं मौत के रूप में, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, इस तरह वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। अंत में वो दीदी का घर आता है। दीदी के घर पहुंचकर वो घंटी बजाता है। घंटी जैसे ही बजाता है, क्योंकि पिछले बार दीदी गुस्सा होकर के अपने ससुराल चली आई थी, उसे पूरा विश्वास होता है कि दीदी मुझसे नाराज़ होगी। लेकिन जब वो घंटी बजाता है, दरवाज़ा नहीं खुलता है, तब उसे पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि दीदी नाराज़ है, इसीलिए वो नहीं खोल रही है। जैसे ही उसने दूसरी घंटी बजाई और नहीं खुला, तो वो बैक हो जाता है और धीरे धीरे चलने लगता है। बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था। जब कहते हैं अगर आप तकली काट रहे हैं तो सूत काट रहे हैं और बीच में धागा टूट जाए, तो ऐसे में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भाई बहन के रिश्ते में
टूट हो जाती है। तो बहन उसको जोड़ रही है और वो उसको जोड़ नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से वो जुड़ता है और ऐसे करके वो आगे अपना चरखा जो है अलग हटाती है और दौड़ के जाती है, लेकिन वो काफ़ी दूर निकल जाता है भाई। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती क्या है कि भाई एक पेड़ के नीचे बैठा है और वहाँ पर वो सुस्ता रहा है। बोले भैया भैया आप आ जाओ, नाराज़ मत हो, मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन में थी। भाई आता है, खुश हो जाता है, बहन के साथ 2 दिन रहता है। बहन के साथ रहने के बाद बोलता है कि माँ अब अकेली है और मुझे जाना है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन वो कहते हैं नहीं, अभी नहीं जाऊंगी, जब तुम्हारा कार्यक्रम होगा तब आ जाऊंगी। उसके बाद बहन कहती है अच्छा जा रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूँ। एज यूजुअल जैसे होता है कि बड़ी बहन कुछ ना कुछ खाने पीने का ज़रूर देती है, तो वो नाश्ता बनाती है। तो गेहूं को पीसती है सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, और उसके बाद उनको लड्डू बनाती है। कुछ लड्डू वो अपने भाई को बांध देती है, विदा कर देती है प्यार से, और उसके बाद वो उन लड्डुओं को अपने बच्चों को देती है। जब वो बच्चे सुबह उठते हैं तो देखती क्या है कि वो सारे लड्डू काले हैं। वो समझ जाती है कि इसमें कोई पॉइजन टाइप की चीज़ मिली है, तो वो बच्चों से छुड़ाकर फेंक देती है और उसके बाद वहाँ से घबराई हुई, हाँफती हुई, दौड़ती हुई चली आती है और वहाँ जाकर देखती है कहीं भी भाई दिखाई नहीं दे रहा है। वो दूर दूर से रोने लगती है और कहती है प्रभु ऐसा मत करना, एक बहन के हाथों भाई की हत्या हो, ऐसा पाप मुझे मत लगाना। जब वो आगे बढ़ती है तो देखती है एक पेड़ के नीचे भैया बैठा हुआ है। भैया तुमने लड्डू खाए तो नहीं? बोले नहीं खाए हैं बहन, ये टंगे हैं, थोड़ा सुस्ता रहा हूँ, उसके बाद ही खाऊंगा। बगल में एक नदी बह रही है, उस नदी पर मैं सोचता हूँ कि पानी पीऊँगा और इसके बाद मैं निकल जाऊँगा। बहन कहती है भैया लड्डू मत खाइए। उठाती है, देखती है वो भी बिल्कुल काले हैं, जहर मिल चुका है। और जब उसने चक्की में झांक के देखा था तो वहाँ पर सांप के टुकड़े मिले थे, तो वो समझ गई है कि जहर है ये, और इस तरह से वो भाई ज़मीन में खोदती है और उसको लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर भाई से कहती है कि चलो मैं तुमको पानी की व्यवस्था करती हूँ। नदी के पास जाती हूँ, वहाँ एक बुढ़िया मिलती है, बुजुर्ग महिला। कहती है क्या सेवा कर रही हो? तुम्हारा भाई तो अब अंतिम स्थिति में है, क्योंकि मैं काल हूँ और मैं लेके ही जाऊँगी। तो बहन बहुत रिक्वेस्ट करती है, कहती है आपको कैसे पता है कि आप मौत हो जाएगी? कहने लगे भाई मुझे जैसा पता चला है मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो बोली इसका उपाय भी तो होगा। बुजुर्ग महिला ने कहा उपाय तो है, तुम इसको जितना गाली गलौज कर सकती हो करो, अपशब्द कह सकती हो कहो, उल्टा सीधा बोलो, और इसके जो ग्रह नक्षत्र हैं गलत वो कटते चले जाएंगे, और ऐसे इसके साथ रहो, क्योंकि इसके साथ बहुत करीबी से मौत दिखाई दे रही है मुझे। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर अब उसने नाच छोड़ने का फैसला किया। वो बोलती है भैया मैं ज़रा एक अपने पति से सारा मैसेज कर दूं, फिर मैं आपके साथ चलूँगी। भाई खुश हो जाता है कि बहन हमारे साथ जा रही है। वो अपने पति को मैसेज करती है कि बच्चों का ख्याल रखना, मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊँगी। और ऐसे करके जब वो जाती है तो रास्ते में जितने भी व्यवधान मिलते हैं, शेर मिलता है, सांप मिलता है, ऐसे उन सभी को वो उन चीज़ों का ऑप्शन देती है। जैसे शेर मिला तो उसको मीट देती है, वो पहले से ही रख लेती है, क्योंकि बहन ने को बताया था भाई ने कि ये चीज़ें हमें मिली थी और वो हमारी जान की दुश्मन थी, मैं उन्हें आश्वस्त कराया हूँ। फिर सांप मिलता है तो उनके लिए दूध रखती है। ऐसे करके सारी ऑप्शन रख लेती है और सभी को देती चली जाती है। जब वो जाती है तो भाई तो बच जाता है और आगे जाती है। घर आती है तो लड़की पसंद कर ली गई है और अब उसकी शादी होने वाली है। जिस दिन शादी थी उस दिन वो कहती है कि मैं बारात अब निकलने वाली है, तो ये सीधे दरवाजे से नहीं निकलने दूंगी, मैं पीछे के दरवाजे से ही बारात को निकलने दूंगी। दोस्तों उसकी इस बात से लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। लोग कहते हैं ये अपशकुन कर रही हो, गलत चीज़ है, लेकिन वो मानती नहीं है। वो गाली गलौज करने लगती है, बुरा भला कहने लगती है। ऐसे में लोग बात कहते हैं शांत हो जाओ,
हम तुम्हारी बात मान लेंगे। भाई कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, पीछे के दरवाजे से चलते हैं, दीदी जैसा कह रही है वैसे ही करते हैं। और जब वो पीछे के दरवाजे से निकलने लगती है बारात, तो दूल्हा जैसे ही निकलता है दोस्तों वो आगे का दरवाज़ा गिर पड़ता है और तब लोगों को कुछ यकीन आ जाता है कि ये मामला कुछ गंभीर है, अब हमें इसकी बात मानते जाना है। आगे जाती है तो कहती मैं बारात में जाऊंगी। वहाँ उस समय लड़कियां बारात में नहीं जाती थी, लेकिन उसकी ज़िद के आगे किसी की एक न चली और वो बारात में जाने के लिए तैयार हो गई। उसको ले जाना पड़ा। अब वो मंडप के नीचे बैठने की ज़िद कर रही है कि मैं मंडप के नीचे ही बैठूंगी। मंडप के नीचे बैठी है और साथ में एक मटकी ले ली है उसने और उस मटकी पर अपना पूरा ध्यान लगाए हुए है कि कोई ना कोई आएगा करके। लोग कहते हैं कि खाली मटकी लेके बैठना बहुत अपशकुन होता है, आप इसको क्यों लेके बैठी हो, लेकिन फिर वो गाली गलौज करना शुरू कर देती है। लोगों ने कहा अच्छा भाई शांत हो जाओ, अब इसके फेरे होने दो। जैसे ही लड़की आती है और बैठती है, कार्यक्रम शुरू होता है और फेरे के लिए पंडित जी कहते हैं। वैसे ही कन्यादान का नंबर आने वाला है तो एक नागिन धीरे धीरे चल कर आ रही है। जैसे ही उसका ध्यान तो पूरी तरह इसी बात पर था कि कोई ना कोई मौत आएगी ही आएगी। उसने तुरंत उस मटकी में उस नागिन को बंद कर लिया और कहा कि मेरे 6 भाई जो मर गए हैं उनको भी तुम जीवित करो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नागिन कहती है हमारे नाग की हत्या कर दी गई थी, इसलिए हमने ये किया है। उन्होंने कहा लेकिन हत्या जानबूझकर नहीं की गई है, आपको ये करना ही होगा। दोस्तों नागिन ने उस बात को स्वीकार किया क्योंकि उसकी जान बहुत जोखिम में थी। जैसे ही 6 भाई और 6 भाभियाँ उसकी आई, उपस्थित हो गई और आगे अपनी डोली में, पीछे भाई उसके 7 भाई और उसकी 6 भाभियों की डोलियाँ वो ससुराल से के लिए तैयार हुई। उसने रवाना किया। भाई ने कहा दीदी आप मेरे साथ चलो, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, अब मेरा दायित्व तो पूरा हो गया है और अब मुझे वापस अपनी ससुराल जाना ही जाना है। ऐसा करके वो जैसे ही 6 भाभियाँ और भाई अंदर गए, वैसे ही वो अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। सभी से प्यार से मिलजुल कर माँ ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि जिनकी वो आस छोड़ चुकी थी वो बेटे भी उसकी बेटी की वजह से ही आए थे। दोस्तों अगर आप गंभीरता से देखें तो ऐसे बहुत सारे किस्से हमें आसपास सुनने में आते हैं। कहीं ना कहीं कोई तो सच्चाई है कि दुआएं काम करती हैं। इसलिए बहन की कड़वाहटों पर ज़्यादा गौर मत करिए, उन्हें गलत मत समझिए। वो उनकी दुआएं कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा एक आशीर्वाद के रूप में आती हैं। अगर वो गुस्सैल हैं, कुछ कह रही हैं, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई वजह बनती है। तो इसलिए हमें अपनी पुरानी परंपराओं पर विश्वास करके उनके बारे में सोचना चाहिए गंभीरता से, और रिश्तों की बुनियाद को और भी मजबूत करना चाहिए। छोटी मोटी बातों को गले नहीं लगाना चाहिए क्योंकि रिश्ते अनमोल होते हैं। बेमिसाल रिश्तों को सहेजिए, ये जीवन को बढ़ाते हैं, उम्र को बढ़ाते हैं, खुशहाली लाते हैं, ऊर्जा लाते हैं। छोटी छोटी सांसारिक चीज़ों को नज़रअंदाज करिए। अगर आप करीब हैं तो बहन भाइयों के साथ उल्लास से एक साथ खाना खाइए, एक साथ रहिए, घूमने जाइए, एंजॉय करिए। और अगर आप दूर हैं तो आप खतों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अपने भाई बहन के वे शब्द जो आत्मा को प्रकाशित करें, ऐसे लफ्ज़ों से एक दूसरे की ऊर्जा को बढ़ाइए, उम्र को बढ़ाइए। बड़े अनमोल रिश्ते हैं ये। बड़े छोटे छोटे भाई बड़े अनमोल रत्न होते हैं और बड़ी बहन माँ की तुल्य होती है। इसलिए एक दूसरे का सम्मान होना ही चाहिए, प्यार करना ही चाहिए। अगर आपको माता पिता को कुछ देना है तो इस अटूट रिश्ते को बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।